एम्बिशन कैरियर्स जिस यूट्यूब से आपके लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जो टॉपिक हमने क्लास में पढ़ चुके हैं उसके रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक काल्पनिक संख्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि वे नंबर या वे संख्याएं जिनको हम नंबर रेखा पर शो कर सकते हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। और वे संख्याएं जिनको हम नंबर रेखा पर शो नहीं कर सकते वे रेखाएं काल्पनिक रेखा संख्या। अगर मैं बात करूं हम एक को, तो एक को मैं यहाँ लिख सकता हूं, ये कितना होगा 0। अगर मैं कर्ली 9 की बात करूं तो इसका मान होता है 3, इसको मैं यहाँ पर शो कर सकता हूं। जबकि जो एक संख्या है वो कितनी है, कर्ली -7। तो इस प्रकार की संख्याएं जिनको हम नंबर रेखा पर शो नहीं कर सकते वे संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। दूसरा प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर कौन सा? हम जानते हैं कि प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके कितने गुणनफल होते हैं, 2 गुणनफल होते हैं ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि 2, तो 2 किसके पहाड़े में आता है, 1 और 2। जबकि अगर मैं बात करूं 1 के, तो 1 सिर्फ 1 के पहाड़े में आता है, तो 1 का गुणनफल कितना होगा, 1, 0 तो हो ही नहीं सकता। जबकि अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के कितने गुणनफल होते हैं, 3। पहला 1, 2 और 4 है ना। और अभाज्य संख्या की परिभाषा बोलती है कि वे नंबर जिनके कम से कम या सिर्फ 2 गुणनफल होते हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा कितना होगा, 2। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत अभाज्य संख्या है ना, तो 3 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर। मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए सबसे छोटा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद क्या है। देखिए अगर मैं 2 के गुणनफल निकालूं तो कितना होगा, 1 और 2। 3 के निकालूंगा तो 1 और 3, 5 के निकालूंगा तो 1, 5, 7 के निकालूंगा तो 1 और 7 और 11 निकालूंगा तो 1 और 11। अब देखिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, 3 क्रमागत अभाज्य संख्या है। क्रमागत मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनके बीच का इसका अंतर, बीच का अंतर कितना होता है, 1 कितना होता है, 1। तो देखिए यहाँ 2 और 3 के बीच में आपको कोई अंतर दिख रहा है, नहीं। अगर मैं बात करूं 3 और 4 के, यहाँ पर गेप कितने का, 1 का। यहाँ पर गेप कितने का, 1 का। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर गेप कितने का, 4। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 3 क्रमागत अभाज्य संख्या। तो 3 क्रमागत अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3, 5 और 7। क्यों, क्योंकि बीच का अंतर कितना है, 1। इसका उत्तर कितना होगा, 3, 5 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए यदि मैं भाज्य संख्या की परिभाषा की बात करूं तो भाज्य संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनफल। क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनफल है ना। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 के कितने होते हैं, सिर्फ 1 ही होता है। 2 के गुणनफल की बात करूं तो 1 और 2 होता है। 3 के गुणनफल की बात करूं तो 1 और 3 होता है। जबकि यदि मैं 4 के गुणनफल की बात करूं तो 4 किसके पहाड़े में आता है, 1 के, 2 के और 4 के, है ना। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनफल, कितने, 3।
तो देखिए गुणनफल मतलब होता है कि ऐसी संख्या तो कम से कम 3 संख्याओं के पहाड़े में आनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 सिर्फ 1 के पहाड़े में आता है, 2 की बात करूं तो 2 1 और 2 के पहाड़े में आता है, 3 की बात करूं तो 3 1 और 3 के पहाड़े में आता है, जबकि 4 1 2 और 4 के पहाड़े में आता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4। देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। मैंने आपको बताया था कि भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके कम से कम 3 गुणनफल हो। कितने हो? 3, है ना। अब प्रश्न को पढ़ते हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? विषम, मतलब कौन सी? और, है ना, और, है ना। और क्या होता है? जो 2 के पहाड़े में या 2 से विभाज्य नहीं होती। अब बताइए मेरे को कि अगर मैं 3 के गुणनफल की बात करूं तो 3 के गुणनफल में कौन से होंगे? 1 और 3। 7 की बात करूं तो 1 और 7। 5 की बात करूं तो 1 और 5। और यदि 9 की बात करूं तो 9 किसके पहाड़े में आता है? 1 3 और 9, है ना। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर प्राइम इंटीजर नंबर। ठीक है, देखिए तो समझते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है, ठीक है, जो एक दूसरे से कभी भी रिलेट नहीं करती या किसी का एक दूसरे से कोई भी संबंध ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं 16 और 20 की, तो देखिए ये संख्या क्या होती है कि एक ऐसी संख्या के पहाड़े में आती है। अगर मैं बात करूं तो ये 2 के पहाड़े में भी आती है, 4 के पहाड़े में भी आती है, ठीक है। इधर मैं 5 की बात करूं तो 5 किसके पहाड़े में आता है? 25। 5 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में 25 भी आता है, ठीक है। यदि मैं अगर इधर बात करूं तो 6 और 12 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में आता है। जबकि अगर मैं बात करूं 19 और 20 की, तो 19 और 20 कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्या आती है, सिर्फ एक को छोड़कर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वे संख्याएं जो सिर्फ एक के पहाड़े में आती हैं वे संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ट्विन अभाज्य संख्या है? कौन सी संख्या? ट्विन प्राइम नंबर, है ना। देखिए ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? आपको नाम से समझ में आया कि पहले तो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। और यदि मैं आपको बात बताऊं ट्विन की, तो ट्विन मतलब होता है कि जो बीच का अंतर होता है वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। पहली बात जो संख्या होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और दूसरा है उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो 2 और 4, तो 2 और 4 क्या है? सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 17 और 18 की बात करूं तो इनके बीच का अंतर कितना है? 1। मैंने क्या बताया कि बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 8 और 16 है तो बीच का अंतर कितना है? 8 है। और दोनों संख्याएं क्या है? सम संख्या है। अगर मैं यहाँ पर लास्ट ऑप्शन को देखता हूं तो ये दोनों संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। 3 और 5 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। और इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 3 और 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, है ना। संपूर्ण संख्या मतलब होता है परफेक्ट नंबर, है ना। देखिए परफेक्ट नंबर क्या बोलता है कि वे संख्याएं जिनके गुणनफल का योग उस संख्या के बराबर होता है ना। फिर से सुनिए कि वे संख्याएं जिनके गुणनफल का योग उस संख्या के समान होता है या इक्वल होता है या बराबर होता है ना। देखिए अगर मैं यहाँ पर 4 की बात करूं तो 4 किसके पहाड़े में आता है? 1 के, 2 के। किसके? 1 के और 2 के। अब बताइए कि अगर मैं इन संख्या को जोड़ूं तो कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। अगर यहाँ पर मैं 6 की बात करूं, ठीक है, तो 6 किसके पहाड़े में आता है? 1 के, 2 के और 3 के। तो इन संख्याओं का योग कितना बन रहा है? 6 बन रहा है।
कितना बनता है 6 बनता है। और यदि मैं यहाँ पर 2 की बात करूँ तो 2 किस किस के पहाड़ आ जाता है 1 और 2 के, तो इस संख्या का योग कितना बनता है 3 बनता है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा 6 होगा। क्यों? क्योंकि 6 के गुणनफल का योग उस संख्या के बराबर है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। कहाँ पर? डायरेक्ट, है ना। अगर मैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो आपका कम से कम 2 से 3 मिनट वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा ये है कि ये क्वेश्चंस और ये वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संपूर्ण संख्या। पहले हमने क्या पढ़ा था कि 1 अंकों की संपूर्ण संख्या, और हम क्या पढ़ रहे हैं कि 2 अंकों की संपूर्ण संख्या। मैं विनती करता हूं कि शायद आपको संपूर्ण संख्या की परिभाषा समझ में आई होगी। और यदि मैं इस प्रश्न के उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा 28। कितना होगा 28, है ना। देखिए स्टूडेंट, ये सारे वह क्वेश्चन है जो हमने जिस टॉपिक से रिलेटेड हमने क्लास में पढ़ा है, और ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से क्या करते हैं रिलेट करते हैं, मतलब संबंधित है ना। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 अंकों की संपूर्ण संख्या। देखिए क्या पूछा 3 अंकों। हमने पहले क्या पढ़ा 1 अंक की, उसके बाद क्या पढ़ा 2 अंक की, और यहाँ पर क्या है 3 अंकों की, है ना। तो 3 अंकों की जो संपूर्ण संख्या होगी वो कितनी होगी 496, है ना बच्चों, है ना। तो इसका आंसर कितना होगा 496, है ना। ये सारे क्वेश्चंस वही जो मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जो क्लास मैंने आपको सीट प्रोवाइड की है, आज मैं उसी सीट को क्या करवा रहा हूँ आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। क्या है पूर्ण वर्ग, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना है 5 है और उससे पहले 4 है तो वह संख्या कभी भी एक पूर्ण वर्ग नहीं होती। ठीक है, अब देखिए इसको छोड़ दीजिए। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ। तो मैंने क्या बताया था कि जिन संख्याओं के अंकों का योग है ना 8 होता है, जैसे सपोज अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये कितना है 5 7 0 5 3 6। तो इस संख्या का अंक योग कितना होगा, तो देखिए 5 + 7 + 0 + 5 + 3 + 6। तो ये कितना हुआ 9 9 और 5 14 14 7 21 21 और 5 26। तो 26 का कितना हुआ 8। और मैंने क्या बताया था आपको कि यदि किसी संख्या का अंक योग कितना हो 8 हो तो वह संख्या भी कभी भी किसी भी संख्या की पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो ये भी नहीं होगा। अब बची कितनी 2। तो देखो यहाँ पर कितना यूनिट डिजिट 9 है और यहाँ पर कितना है 6, है ना। मैंने बताया था आपको कि जब भी आप देखिए यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन तो क्या कर दिए, 2 ऑप्शन को हटा दिए, अब बचे कितने 2। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जब परीक्षा में देखने को मिलेंगे तो इसका अगर हमको पूर्ण वर्ग याद करना है या तो हमको बताना है तो हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको भाग विधि के द्वारा सॉल्व करोगे तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा 7 1 5 7 1 6। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। देखिए जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन किया था इससे पहले वाले, ये भी एज इट इज वैसे ही सेम है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो 2 हो 3 हो 7 और 8 हो तो वह संख्या कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो ये पहला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 है तो ये हो सकती है। इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है देखिए, अगर मैं इसको डिजिट सम से करूंगा तो ये कितना होगा, ये 9 कैंसिल हो जाएगा। ये संख्या कितनी है 7 8 6 2 0। तो ये 9 कैंसिल, 7 और 2 कैंसिल, ये कितना हुआ 8 और 6
कितना होगा 14, और 14 मतलब कितना 5। तो मैंने आपको क्लास में क्या बताया था कि यदि किसी संख्या का डिजिट सम कितना होता है 5 होता है तो वह संख्या कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो यहाँ से यह भी कैंसिल हो गया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये संख्या कितनी है 5 9 7 2 2 6। अब बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या है, सम संख्या है। और मैंने आपको क्लास में क्या बताया था कि यदि 6 से पहले सम संख्या आती है तो वह संख्या कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो यहाँ से ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा 7 9 0 3 2 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है प्रश्न, अंडर रूट 81 प्लस अंडर रूट 0.81 बराबर 10.02 माइनस एक्स। हमें को पता है कि करनी 81 का मान कितना होता है 9 होता है प्लस। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ दशमलव को हटा रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 100। अब करनी 81 का मान कितना हो गया 9 और बटे में कितना 10। यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ कितना आ गया 100। अब 81 का मान कितना, देखो जीरो से कोई मतलब नहीं। अब 81 का मान कितना करनी 81 का मान 9 और बटे में कितना 10 बराबर ये कितना हुआ 10.09 माइनस एक्स। देखिए अब ये कितना हो जाएगा। अब अगर मैं 9 को 10 से भाग करता हूँ तो हमको पता है कि यहाँ पर जीरो कितने एक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 धन एक के बाद क्या जाएगा पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 0.9, कितना हो जाएगा 0.9 है ना। ये जीरो का पॉइंट यहाँ पर लगा, ठीक है बराबर ये कितना हुआ 10.09 माइनस एक्स। ठीक है अब देखिए जब मैं समीकरण को सॉल्व करूंगा तो 9 धन 0.9 कितना होगा 9.9 बराबर कितना हुआ 10.09, ठीक है और माइनस का कितना x। अब देखिए मैंने इस x को इधर लेकर आया तो ये कितना हुआ x, ये उस साइड आएगा तो कितना होगा 10.09 माइनस 9.9। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.19। तो इसका उत्तर कितना होगा 0.1। ठीक है देखिए है ना, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है तो क्या बोल रहे थे कि 5 1 5 8 7 6 के वर्गमूल का इकाई अंक होगा, है ना। क्या बोल रहा है वर्गमूल के इकाई अंक होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा 6, है ना। ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि किस प्रकार से याद करेंगे, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि a 3 8 और 1 है ना किससे विभाज्य है 11 से, तो a का मान 11 कीजिए। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 बताया था, 11 का भाज्यत्व का नियम बताया था, है ना। हम देखते हैं। अब देखिए ये कितना हुआ a प्लस 8 माइनस कितना 3 प्लस 1 और बराबर किसको होना चाहिए 11। मैंने बताया था आपको कि 11 के बराबर क्यों है ना। देखिए ये कितना हुआ a प्लस 8 माइनस ये कितना हुआ 4 बराबर कितना 11, है ना। देखिए अब क्या होगा 11 होगा, है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा a प्लस 8 में से 4 का कितना बचा 4 और किसके बराबर 11 के बराबर। तो a का मान कितना आएगा 11 माइनस 4 मतलब कितना 7। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा 7, है ना। तो कहां पर है 7 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि 6 अंकों की संख्या है
ना। संख्या एक बार चेक कर लीजिएगा कि 3, 1, 5, 8 और यहाँ पर क्या था, ए था, है ना। मैंने आपको बताया था क्लास में कि यहाँ पर कितना होगा, ए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया गया है कि ए का मान ज्ञात करो, है ना। तो ये मिसप्रिंट के कारण यहाँ पर कितना आ गया था, 4 आ गया। तो यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर कितना है, ए। अब देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, 3 का भाज्य तत्व का नियम लग रहा है, ठीक है। तो 3 का भाज्य तत्व का नियम क्या होता है कि यदि अंकों का योग किससे भागा जाता है, 3 से विभाजित है, तो वह संख्या पूर्ण रूप से किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि इस प्रकार के कुछ प्रश्नों को हमको किस प्रकार से हल करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, 9 और 1, 8 और कितना हो गया, 9 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना देखिए, 5 और 3 कितना हुआ, 8, 8 और 2 कितना, 10, तो 10 प्लस 1। अब देखिए किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से। तो 3 के पहाड़े में 10 से बड़ी कौन सी संख्या आती है, 12, कितनी, 12। तो ये जो समीकरण होगा ये किसके बराबर होगा, 12 के बराबर। किसके बराबर, 12 के बराबर। तो ए का मान कितना आएगा, 12 माइनस 10 मतलब कितना, 2। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 2। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संख्या से विभाजित या विभाज्य है। इस प्रश्न का मतलब ये है कि दी गई संख्या विकल्प या ऑप्शन में दी गई संख्या से किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाज्य हो रही है ना। तो देखिए संख्या क्या है, 2, 9, 7, 3, 4, 0, 2, 4, 3 और 2। अब हमको क्या करना है, पता करना है कि दी गई संख्या 7 या 11 से, 11 या 13 से, 7 या 13 से, या 7, 11, 13 तीनों से क्या हो रही है, विभाज्य। ठीक है, मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिए हो तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्या के पेयर बनाएंगे कितने के, 3 3 है ना। तो देखिए एक ये हो गया, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो बचा कितना, 2। तो यहाँ पर 2 0 लगा दिए तो ये हुआ। अब मैंने क्या बताया था कि इन संख्या को जोड़ दो और क्या करो, इन संख्या को जोड़ दो। तो जब मैं क्या करूंगा, 9, 7, 3 और कितना, 4, 3, 2 को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 5, ये 0 और ये कितना, 14। तो ये संख्या कितनी हो गई, 1405 है ना। आप क्या करेंगे, इस संख्या को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, देखिए 402 प्लस कितना, 002, तो कितना हो गया, 406। आप क्या करेंगे, इन संख्याओं का अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे, इन संख्याओं का अंतर निकालेंगे, है। तो ये संख्या का अंतर कितना होगा, 1001 कितना होगा, 1001 है ना। ये जो प्रश्न है ये एसएससी मेंस में आएगा, है ना। तो देखिए अब मेरे पास जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 1001 हो गई, है ना। मतलब इस संख्या को जब मैंने पूर्ण रूप से हल किया तो ये संख्या कितनी हो गई, 1001 है ना। और मैंने आपको बताया कि 1001 के जब मैं गुणनफल निकालूंगा तो कितना होगा, 7, 11 और 13 कितना होगा, 7, 11 और 13 है ना। इसका मतलब ये होता है यह संख्या 7, 11 और 13 तीनों संख्या से क्या होगी, विभाज्य होगी। इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 7, 11, 13। ठीक है स्टूडेंट, न्यू क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्या कितनी है, 8, 3, 4, 6, 2, 1, 7, 0, 6 है ना। किससे विभाज्य है, 3 से, है ना। तो संभावित अंकों का योग क्या होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि x के स्थान पर जो संख्या मैं रख सकता हूं उन संख्याओं का योग कितना होगा, है ना। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, किसका, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ना। देखिए मैंने आपको बताया था क्लास में कि अगर हमको 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना है तो हम क्या करेंगे कि जिन संख्याओं का योग कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, उनको क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे, है ना। तो ये कितना हुआ, 7 और 2 कितना, 9 और देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 6 और 3 कितना हुआ, 9। तो संख्या कौन कौन सी बची,
8 4 4। ये किससे विभाज्य है? 3 से। तो बताइए 8 4 4 कितना हो गया? 16। 16 प्लस x, कौन सा x? ये वाला है, बराबर बटे में कितना? 3। अब मेरे को बताइए कि 3 के पहाड़े में 16 से बड़ी कौन सी संख्या आती है? 18। तो इस 2 की जगह पर क्या रख सकता हूं मैं? x की जगह पर क्या रख सकता हूं? 2। कितना रख सकता हूं? 2। और क्या आ सकता है? 21 आ सकता है ना। देखिए अगर यहाँ पर मैं क्या कर दूं, 16 प्लस 5 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 21। तो 21 भी 3 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर अगर मैं x का मान 5 रखूंगा तो ये संख्या किससे? 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो x का मान क्या रख सकता हूँ मैं? 5 रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? 5। अब देखिए और क्या आता है? 24 आता है। तो इस संख्या को 24 बनाने के लिए क्या करूंगा? 8 को जोड़ूंगा। तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पर क्या रख सकता हूँ? x का मान 8 भी रख सकता हूँ। तो ये संख्या पूर्ण रूप से किससे विभाज्य हो जाएगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो देखिए कि x की जो संभावित अंकों का योग होगा वो कितना होगा? 2 5 7 7 और 8 कितना? 15। कितना? 15। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 15। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या कितनी है? 5 6 5 6 x 5 2 और किससे विभाज्य हो रही है? 72 मतलब 72 से। मैंने आपको बताया कि यदि कोई भी संख्या 72 से विभाज्य हो रही है और हमको क्या याद करना है? इसके गुणनफल याद करना है जो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते। तो क्या होंगे? 8 और 9। कौन कौन से होंगे? 8 और 9, है ना। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि 8 का भाज्य का नियम क्या हो जाता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, कौन कौन से? अंतिम 3 अंक। तो यहाँ पर आपको अंतिम 3 अंक दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे, है ना। तो यहाँ पर मैं 8 के भाज्य के नियम को लागू नहीं कर सकता या फॉलो नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? 9 का दिखाऊंगा। किसका? 9 का। ठीक है। 9 का भाज्य का नियम क्या होता है कि अंकों का योग, है ना। तो हम क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे, है ना। देखिए 5 प्लस 6 कितना? 11। 11 और 6 कितना? 16। 16 और 6 कितना? 22। 22 और 5 कितना? 27। 27 और 2 कितना? 29। तो 29 प्लस x बराबर और बटे में कितना आएगा? 9। तो अब बताइए मेरे को कि 9 के पहाड़े में 29 से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 36। कौन सी? 36। तो ये समीकरण होगा किसके बराबर होगा? 36 के बराबर। किसके बराबर? 36 के बराबर। तो यहां से जब मैं x का मान निकालूंगा तो कितना आएगा? 36 माइनस 29 बराबर कितना? 7। तो यहां से जो x का मान होगा वो कितना होगा? 7। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि 9 अंकों की संख्या देखिए 3 8 9 x 6 3 7 8 और y। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 6x प्लस 7y का मान ज्ञात कीजिए। इसका 6x प्लस 7y का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया आपको कि 72 के गुणनफल कौन कौन से? 8 और 9। कौन कौन से होंगे? 8 और 9, है ना। देखिए यहाँ पर जब मैं 8 के भाज्य का नियम को लगाऊंगा तो यहाँ से किसका मान निकलेगा मेरे पास? y का। ठीक है। देखिए 7 8 और y को मैं किससे भाग कर रहा हूँ? 8 से, है ना। तो कितना है? 72। कितनी बार में? 9 बार में। तो कितना हो गया? 6। कितना बचा? 6। अब बताइए मेरे को कि 6 के पहाड़े सॉरी 8 के पहाड़े में 6 के साथ कौन सी संख्या आती है ना। अगर मैं यहाँ पर y रख लूं और ये संख्या पूर्ण रूप से किससे विभाज्य हो रही है? 8 से विभाज्य हो रही है। तो 8 के पहाड़े में 6 के साथ कौन सी संख्या आएगी? 4। देखिए 8 8 64 होता है। तो यहाँ पर जो y का मान निकल के आएगा वो कितना आएगा? 4। तो यहाँ से क्या पता चला मेरे को कि जो y बराबर होगा वो कितना होगा? 4। कितना होगा? 4।
देखिए अब ये संख्या कितनी होगी, अब इस y का मान कितना रख रहा हूं मैं यहाँ पर 4 रख रहा हूं। अब यहाँ पर किसका भावित 9 का भावित का नियम लगाएंगे, है ना। तो देखिए मैंने बताया था क्लास में कि जिन संख्याओं का योग कितना होता है 9 होता है, वो कैंसिल हो जाती है। तो 3 और 6 कितना होगा कैंसिल, ये 9 कैंसिल, है ना। देखिए अब कौन कौन सी संख्या बची, 3 8 x 7 8 और 4, ये किससे विभाजित हो रही है 9 से। 7 3 और 8 कितना 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, तो ये कितना हो गया 30 प्लस x बराबर और घटे हुए कितना 9। अब बताइए कि 9 के पहाड़े में 30 से बड़ी संख्या कौन सी होती है 36, तो ये कितना आएगा 30 धन x, ये समीकरण किसके बराबर हो जाएगा 36 के बराबर। तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा 36 माइनस 30 मतलब कितना 6, तो यहाँ से x का मान कितना है 6। आया समझ में, हाँ देखिए अब यहाँ पर मेरे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब वो क्या बोल रहा है कि करनी 6x प्लस 7y का मान ज्ञात कीजिए। तो x की यहाँ पर क्या रखूंगा मैं 6, तो यहाँ पर कितना होगा 6 गुणे 6, 7 की जगह पर क्या रखूंगा 4, तो ये कितना होगा 7 गुणे 4, है ना। देखिए ये कितना हुआ 36, ये कितना हुआ 28, है ना। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना होगा 64, और करनी 64 का मान कितना होता है 8, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा 8, कितना होगा 8, है ना। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एम्बिशन ज्वाइन कीजिए।